टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो a protest and struggle against apartheid has increased. The government realized that they could no longer be the blacks under their rule for repression. सरकार ने देखा कि अब जिस तरह से हम दबाव बना रहे हैं, दबाव किया जा रहा है, अब उसका विरोध हो रहा है और अब हम ज़्यादा दिनों तक सरकार नहीं चला सकते, खास करके जो काले लोग हैं उनको दबा करके। फिर क्या हुआ? द वाइट रिजाइन चेंज इट्स पॉलिसीज, कहाँ गया, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वॉज रीअपील। जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे, डिस्क्रिमिनेटरी लॉ थे जिसमें अलग अलग बताया गया था, ब्लैक को अलग, वाइट्स को अलग, सारी सुविधाएं अलग अलग की गई थी, वो सब जितने कानून नियम थे उन सबको बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, उनको रिवोक किया गया, फिर से उसमें पुनर्विचार किया गया। बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेयर लिफ्टेड। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन लगाया गया था कि आप बोल नहीं सकते हैं, आप किसी प्रकार का संगठन नहीं बना सकते हैं, वो सब हट गया, बैन हटा दिया गया। और उसके साथ ही साथ क्या है, रीअपील हुई। इसका जो पॉलिटिकल पार्टी बनाने में बैन था वो सब हट गया, और उसके साथ साथ जो मीडिया को क्या कहते हैं भी बैन एक तरह से कर दिया गया था, रोकथाम की गई थी मीडिया की, जिससे न्यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जा सके, उसको भी अपलिफ्ट किया गया, उसको भी चेंज किया गया। ठीक है, और मैं यस सर। जी, युवराज आप बोलिए। युवराज हेलो। यस सर। या यस सर। ओके ओके। फिर क्या है कि द गवर्नमेंट रियलाइज दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द अच्छा ठीक है, हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज जो थी, रिस्ट्रिक्शन था वो ख़त्म हो गया। आफ्टर 28 ईयर, 28 सालों के संघर्ष के बाद, ऑफ इम्प्रिजमेंट, जेल के बाद, नेल्सन मंडेला वॉल्ड आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन। आज़ाद होकर चलने का मौका मिला। इतना बड़ा योगदान, 28 साल तक जेल में रहे, सिर्फ और सिर्फ एक सुधार कराने के लिए, जो कि वाकई में ज़रूरी था। इलीगल तौर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई। फिर आउट ऑफ द जेल एज अ फ्री मैन, फाइनली एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994, फिर मध्य रात्रि 26 अप्रैल 1994 को, द न्यू नेशनल फ्लैग ऑफ रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज अनफ्लर्ड, मार्किंग द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड। क्या है, वहाँ पे झंडा फहराया गया, वहाँ के रिपब्लिक गवर्नमेंट का झंडा फहराया गया। ठीक है, और वो एक नई लोकतांत्रिक सरकार या देश बन चुका था। ठीक है, 1994, इसीलिए से सबसे यंगेस्ट डेमोक्रेटिक कहा जाता है, क्योंकि आपका इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ था और ये जाके आज़ाद हो गया 1994 में, तो लगभग 2000 के आसपास जाके। और इसी अपार्थाइड पीरियड में बहुत सारे यहाँ के प्लेयर्स हैं, बहुत सारे खिलाड़ी, और वहाँ पे स्ट्रगल चल रहा था उस समय पे, बहुत सारे खिलाड़ी हैं अलग अलग फील्ड के, बहुत से लोग यहाँ अफ्रीका छोड़ के दूसरे दूसरे देशों में जाके बस गए। बस खाली यही डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो ये रिवॉल्ट चल रहा था उसी को देखते हुए। नेक्स्ट बात करते हैं, अफ्रीका वॉज अनफ्लर्ड मार्क द न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। पहली सबसे अच्छी जो डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी आया। ठीक है, हाँ जैसे हम बात कर रहे थे कि अपार्थाइड पीरियड की वजह से बहुत सारे लोग चले गए थे,
तो अब जो है एक नई सरकार बनी। द अपार्थाइड गवर्नमेंट केम टू एन एंड। जो ये ऐसी सरकार थी जो कि अपने ही देश के नागरिकों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती थी, उनके बीच में भेदभाव करती थी, उसका खात्मा हुआ और एक नई सरकार बनी। पेविंग वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी रेशियल गवर्नमेंट। एक ऐसा रास्ता बना जिसमें मल्टी रेशियल मीन्स अलग अलग कलर के बिना भेदभाव किए हुए की सरकार बनी। हाउ डिड दिस कम अबाउट, लेट अस हियर मंडेला। ये कैसे आया था, कैसे हुआ था, इस सब के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा, इसके लिए आइए देखते हैं, मंडेला की बात इसको सुनते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस न्यू साउथ अफ्रीका। पहले प्रेसिडेंट थे न्यू साउथ अफ्रीका के जो कि ब्लैक थे। आप समझ सकते हो क्योंकि ये स्ट्रगल चल रहा था, वो जो नेल्सन मंडेला ने किया, वो एक समय था कि हाँ वो वाइट्स की सरकार थी, अब जाके ब्लैक की गवर्नमेंट आ पाई। ऑन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजिशन, इस समय के बदलाव में हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सीड इन negotiating a peaceful transmission from apartheid to democracy exactly because we are prepared to accept inherent capacity of goodness in the other। क्या है कि हमने अच्छाई का माध्यम देखा। अगर ये सोचिए, अगर जैसे IAS वाले ये सब जो है अपने आप को क्या समझते हैं, अरे उनने किसी ने मेरे साथ गलत किया, मैं उसके साथ गलत करूँगा, ठीक है। अगर यही थिंकिंग वहाँ के लोगों की होती है तो हो सकता है वहाँ वाइट्स कोई बसता ही नहीं। भाई वहाँ पे 80%, 85%, 90% जनसंख्या ब्लैक्स की थी। अगर वो दौड़ा दौड़ा के वाइट्स को मारने लगते तो क्या कुछ हो सकता था? कोई रोक सकता था उनको? नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाए, पॉसिबल ही नहीं। नरसंहार हो जाएगा, पूरा देश नष्ट हो जाएगा। लेकिन नेल्सन मंडेला साहब ने बताया कि हमने दूसरों के अंदर अच्छाई ढूंढी, जिसकी वजह से शांतिपूर्ण तरीके से ट्रांजिशन हुआ है, चेंज हुआ है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जी। Yes, My wish is that South Africa never give up on the belief of goodness। मेरा मानना है कि साउथ अफ्रीका कभी अच्छाई को ना भूले। That they cherish that faith in the human being is the cornerstone of our democracy। उनका मानना था कि जो फेथ है, विश्वास है, गुडनेस पे जो विश्वास है, ये हमारे डेमोक्रेसी में क्या है, बहुत ज़्यादा एक कोने में पड़ा हुआ एक पत्थर की तरह है, जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है, जो होना आवश्यक है। आफ्टर द इमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट्स फॉर द एट्रोसिटीज दैट दे हैड कमिटेड व्हाइल इन द पावर। जब वो लोग सत्ता में आए तो उन लोगों को समझाए, अपने ब्लैक फेलो मेंबर्स को समझाए कि आप भूल जाइए जो भी दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है, किया गया है, किनके द्वारा, वाइट लोगों के द्वारा जब वो पावर में थे। फिर दे सेड लेट अस बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका बेस्ड ऑन इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस, मैन एंड वुमेन, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यू। और उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसे देश की स्थापना करनी है जहाँ पर महिलाओं, पुरुष, कोई भी कलर का हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, बराबरी के साथ ट्रीट किया जाए, देखा जाए, ठीक है। द पार्टी दैट रूल थ्रू द ऑपरेशन एंड ब्रूटल किलिंग एंड द पार्टीज that led the freedom struggle sat together to draw a common constitution। वो लोग भी साथ में बैठे, नेल्सन मंडेला साहब ने उनको भी बैठने का मौका दिया जिनने ऑपरेशन किया था। ऑपरेशन मीन्स क्या? सप्रेस किया था, लोगों को प्रताड़ित किया था, और वो लोग भी बैठे साथ में जो लोग ऑपरेस हुए थे, जिसमें नेल्सन मंडेला साहब भी आते हैं और भी बाकी लोग थे। इसीलिए आज जब नेल्सन मंडेला की बात होती है या उनका जन्म दिवस होता है, जिनकी मृत्यु हुई है, जो भी आप स्पोर्ट्स देखते हैं, सब स्पोर्ट्स में वो एक ब्लैक स्ट्रिप पहनते हैं, क्योंकि वो जैसे हमारे यहाँ गांधी जी हैं वैसे उनके गॉडफादर वो हैं नेल्सन मंडेला साहब। और सब साथ बैठ के, चाहे वो वाइट्स थे जो कि रूल कर रहे थे, चाहे वो ब्लैक्स थे, सब मिल कर के बैठ कर के एक नए संविधान की, एक नए लोकतंत्र की रचना की। क्लियर? Yes, sir. समझ में आ गया? गायत्री देवी जी? Yes. Yes, sir. जी। अनुभव जी, थैंक यू। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, देखिए हमारा अब जब भी क्लास चलेगा, हर एक क्लास की मैं रिकॉर्डिंग रखूँगा और मैं हर रिकॉर्डिंग अपलोड करूँगा। मैंने सोचा था किसी का मिस हो जाएगा तो अपलोड करेंगे, नहीं करेंगे, मैं अब कंटिन्यूस अपलोड करूँगा। उसका कारण ये है, खासकर मेरी क्लासेस का रीज़न ये है कि कई बार थोड़ा
अटेंड करने में नेटवर्क एरर हो क्या हो, उसमें आपका बस नहीं चलेगा ना हमारा चलेगा, ठीक है, उसमें दिक्कतें हो जाती हैं। तो रिकॉर्डिंग ये रहेगी तो सुनिश्चित रहेगा कि हाँ कोई अगर थोड़ा सा भी लेक्चर मिस किया है तो जाके देख सके। क्लियर? Yes, sir. आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, लगभग 2 साल तक बहस हुई, एंड द डिबेट दे केम आउट विथ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड। लगभग 2 साल तक बातचीत के बाद फिर जाके फैसला हुआ, एक संविधान बना, इतना अच्छा संविधान जो कि विश्व में सबसे पहला संविधान ऐसा था जो कि इतना अच्छा था, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जो सबसे लास्ट में आज़ाद हुआ उसने हर एक जगह की प्रॉब्लम्स देख ली थी, आज़ादी के बाद भी आज़ादी के पहले भी, उन सभी पे डिस्कशन करके कानून बनाए, ठीक है। तो सबसे फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन गेव इट्स सिटीजन द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट अवेलेबल इन एनी कंट्री। सबसे ज़्यादा अधिकार, हम लोग सोचते होंगे इंडिया में सबसे ज़्यादा अधिकार मिलता, नहीं, सबसे ज़्यादा अगर अधिकार कहीं मिलता है नागरिकों को वो मिलता है साउथ अफ्रीका में। सबसे ज़्यादा अधिकार अगर कहीं मिल रहा है वो साउथ अफ्रीका में मिल रहा है। क्लियर? समझना? Yes, sir. जी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा अधिकार मिला, आगे बात करें। फिर together they decide that in the search for a solution to the problem, nobody should be excluded, no one should be treated as a demo. They agreed that everybody should become a part of solution. Whatever they might have done or represented in the past, the preamble of the South Africa Constitution sums up this spirit. कहें कि अब जो भी दिक्कत होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उन सब का सोल्यूशन सब मिलकर बैठ के तय करेंगे, चाहे वो जो सत्ता में रहे हों पहले, चाहे वो ना रहे। हम सब कुछ भूल जाएंगे, हम किसी चीज़ की बात नहीं करेंगे, जो कुछ पहले पास्ट में बीता हुआ है वो सब भुला करके हमें सब साथ में मिल करके, चाहे ब्लैक हो चाहे वाइट्स हों, साथ में मिल करके एक डेवलपमेंट के लिए काम करना है। हमें डेवलप करना है इस नेशन को और सॉल्यूशन साथ में मिलकर ढूंढना है, ठीक है। ये नहीं कि हाँ आपने पहले रूल किया, हमें सप्रेस किया, इसलिए आपको सॉल्यूशन के लिए पार्ट नहीं बनने दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका का जो संविधान है, इंस्पायर्स डेमोक्रेटिक ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोकतांत्रिक कहा जाता है पूरे विश्व में। अ स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one, now seen as a model of democracy. जो एक स्टेट था, एक देश था जो पूरे विश्व में 1994 तक अनडेमोक्रेटिक था, अलोकतांत्रिक था, आज वो देश एक लोकतांत्रिक देश के रूप में एक परिभाषा बन रहा है जिसको सब सीखना चाहते हैं, उस तरह सब बनना चाहते हैं। What made this change possible? क्या था जो उसने इसको बदल के रख दिया? The determination of people of South Africa to work together to transform a bitterness experience in the binding blue of a rainbow nation. वो कैसे खत्म हुआ? जो आपस में खुन्नस थी, आपस में उनके लिए जो लड़ाई था, उसको सबको भुला करके, उस गुस्से को भुला करके उसको गोंद बना लिया और सतरंगी जैसे वो रहता है ना रेमबो, उस तरह से एक कलर बाउंड हो गए, जुड़ गए, एक साथ आ गए और अपने देश को आगे बढ़ाने की कोशिश। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला सेड, साउथ अफ्रीका के संविधान को के ऊपर टिप्पणी देते हुए सब मंडेला ने कहा था, नेल्सन मंडेला ने, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। साउथ अफ्रीका का जो संविधान है हमें भूत के बारे में बताता है और भविष्य के बारे में बताता है। पास्ट को भूत कहते हैं। ऑन द वन हैंड, एक तरफ, इट वॉज अ सोlemn पैक्ट इन विच वी एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शैल नेवर परमिट we shall never permit a repetition of our racist, brutal and repressive past.
हम एक तरफ सभी एक साथ मिल करके ये वचन ले रहे हैं, कसम खा रहे हैं कि अब हम दोबारा इस तरह के ये रेसिस्ट भाषाएं, रेसिस्ट शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे दोबारा, और हम सब मिलकर एक साथ रहेंगे। बट इट इज़ मोर देन दैट, लेकिन इससे भी अधिक है। इट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ द फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच इज़ ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल द पीपल। तो जो अभी तक ये था कि हाँ हम लोग वाकई में शेयर्ड कहाँ थे, हम लोग तो डिफरेंट रेसेस के बेसिस पे लड़ रहे थे। तो आज जो है हम आपस में हर एक व्यक्ति के दुख सुख शेयर कर सकते हैं। ट्रूली वाकई में हम आज शेयर कर रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद शेयर कर रहे हैं, हम लोग एक साथ आ रहे हैं। अ कंट्री विच इज़ द फुलेस्ट सेंस बिलोंग्स टू ऑल ऑफ अस, ब्लैक एंड वाइट, वुमेन एंड मैन। और सब लोग हमारे देश के वासी हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो काले हों, चाहे वो गोरे। वाई डू वी नीड अ डेमोक्रेसी? अभी आपने यहाँ देखा डेमोक्रेसी से अर्थ बदल गया। लोकतंत्र में उसने सरकार बनाई, सरकार के बाद ने संविधान बनाया, संविधान में ऐसी सी बिंदुओं को मार्क किया गया, इंक्लूड किया गया कि एक अलग ही लेवल का संविधान बना जहाँ पर किसी के साथ दुराचार, डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिला। आप समझ सकते हैं कि संविधान क्या चेंज लेकर आता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन। अभी थोड़ी देर पहले चैप्टर पढ़ा रहे थे, उसमें 8वीं में वाई डू वी नीड डेमोक्रेसी, बाबा कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी हो जा रहा है, अब आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, चलिए। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल एक अच्छा उदाहरण है हमें समझने के लिए कि डेमोक्रेसी है क्या। वॉट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, संविधान करता क्या है। फिर डेमोक्रेसी बोले, संविधान क्यों जरूरी है और संविधान करता क्या है। द ऑपरेशंस एंड द ऑपरेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वेयर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल। जिनके ऊपर दुराचार हुआ है, जिनने दुराचार किया है, एक नए लोकतांत्रिक देश में सब एक साथ रहने को तैयार हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर दीज टू ट्रस्ट ईच अदर। तो इतना आसान नहीं है एक दूसरे पर विश्वास करना। दे हैड देयर फियर, सबके पास अपने अपने डर होते हैं। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड देयर इंटरेस्ट, वो अपनी चीज़ों को सुनिश्चित करना चाहते हैं, अपने हितों को सुनिश्चित करना चाहते हैं। द ब्लैक मेजॉरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट compromised. They wanted substantial social and economical right. क्या है वो, the black majority was keen to ensure that democratic principle, लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, और वो चाहते थे मेजॉरिटी रूल वॉज नॉट compromised। ऐसा ना हो कि मेजॉरिटी रूल कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है या बहुसंख्यक है तो हम फिर दबाव बना रहे हैं। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, उनको सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए। द वाइट माइनॉरिटी वॉज कीन टू प्रोटेक्ट द प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी। और जो वाइट जो रूल किए थे अभी तक, वो चाहते थे कि हाँ भाई, जो हमारी संपत्ति हमने खूब कमाया है, खूब लूटा है, वो हमारी बनी रहे। ठीक है, हमारी ज़मीन ना छीन ली जाए, हमें जो एक अलग प्रिविलेज दी जा रही वो ना छीन लिया जाए। ठीक है, उसके चक्कर में परेशान थे। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ द पार्टीज एग्रीड टू कम्प्रोमाइज। बहुत सारी नेगोशिएशन की बात की गई, तब जा सर आपका माइक म्यूट हो गया है। बहुत देर से हुआ, कभी तुरंत हुआ? और उसका बहुत देर से अभी हुआ ना। थैंक यू। ये कैसे? सर अभी हुआ है। अभी हमने टच भी कुछ नहीं किया, मन से म्यूट हो गया। चलिए, सर कभी कभी नेटवर्क से हो जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है। द वाइट्स एग्रीड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मेजॉरिटी रूल दैट ऑफ 1 person 1 vote। वाइट अभी तक इस जो उनको प्रिविलेज मिल रही थी वो चाहते, अब वो कहे कि हाँ ठीक है, अब मेजॉरिटी रूल कर सकते हैं, जिनके पास संख्या अधिक रहेगी वो रूल करे। तो 1 person का 1 वोट एग्री हो गए। दे ऑल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स।
और वो कुछ मुद्दों पर बात मानने को तैयार हो गए गरीबों के लिए और जो काम करने वाले कारगर हैं उनके लिए। Blacks agreed that a majority rule would not be absolute. They agreed that majority would not take away the property of the white minorities. और ब्लैक ने भी माना कि मेजॉरिटी रूल का ये मतलब नहीं है कि हम माइनॉरिटीज़ के साथ हम फिर से डिस्क्रिमिनेशन करने लगेंगे, उनको दबाने लगेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ छीनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। दिस कंप्रोमाइज वॉज नॉट ईजी, सॉरी, ये आसान नहीं था। हाउ वॉज द कंप्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड? भाई बात तो सब हाँ कर दिए थे, अभी इम्प्लीमेंटेशन में कैसे आएगा, ये भी तो एक सवाल है। इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, अगर मान लो विश्वास भी एक दूसरे के ऊपर करते हैं, गारंटी भी दे देते हैं, तो क्या पता आगे चल के फ्यूचर में वो उस तरह से ना करें। द ओनली वे टू बिल्ड अ मेंटेन ट्रस्ट इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन some rules of the game that even would abide by। और इसीलिए ज़रूरी है कि हमें नियम कायदे कानून बनाना। जैसे कि आपको अगर मान लो फुटबॉल खेलनी है तो आप हाथ से नहीं खेल सकते, नहीं तो हम भाई अगर हमारी तरफ फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, हम अपने शरीर को मजबूत कर लेंगे, कुश्ती लड़ के उसके बाद हाथ में पकड़ के बॉल भागते हुए चले जाएंगे, फिर चाहे रोनाल्डो आए, चाहे लात खाएँ, चाहे हम जो भी खाएँ, हम गोल करके रहेंगे, खून बहाते हुए पहुँचेंगे, भारत माता की जय करते हुए गोल फेंक देंगे, हैं, कर सकते हैं ना। फिर अगर ऐसा ही है तो फिर रूल रेगुलेशन ना रहे तो गेम का मजाक उड़ जाएगा। इसलिए ट्रस्ट को ज़्यादा दिनों तक बनाने के लिए नियम कायदे कानून रखना बहुत आवश्यक था, तो इसलिए नियम कायदे कानून रखे गए। दीज रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर आर टू बी चूजन इन फ्यूचर, और ये नियम बताते हैं कि शासक कैसे आगे भविष्य में आएंगे, निकटतम भविष्य में। दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन वॉट द इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू एंड वॉच कैनॉट डू, क्या है, और ये रूल्स ये भी बताएंगे कि क्या जो है चुनी हुई सरकार कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है। फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट टू ऑफ द सिटीजन, और ये नियम जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार देते हैं। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैनॉट चेंज देम वेरी इजीली, और ये रूल तभी काम करेंगे जब ये व्यक्ति जो जीता हुआ है उन रूल को बदल न दे। दिस इज़ वॉट साउथ अफ्रीकन डिड, और यही साउथ अफ्रीका ने किया। दे एग्री ऑन द सम बेसिक रूल, दोनों सम बेसिक रूल को मान गए। दे ऑल्सो एग्री दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम, दैट नो गवर्नमेंट विच एबल टू इग्नोर दीज, और ये जो नियम है वो सुप्रीम नियम रहेंगे, इनको कोई भी सरकार नहीं बदल सकती, चाहे वाइट माइनॉरिटीज़ की सरकार आ जाए, चाहे ब्लैक मेजॉरिटी की सरकार आ जाए। दिस सेट अ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रूल्स थे, बेसिक रूल्स क्या कहलाए, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान कहलाया। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट अ यूनिक टू साउथ अफ्रीका, संविधान बनाना कोई अफ्रीका के लिए, साउथ अफ्रीका के लिए नया नहीं था, भारत में भी संविधान बना था। एवरी कंट्री हैज़ द डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल, हर देश के पास उनके लोग हैं जो कि संविधान बनाते हैं। देयर रिलेशन मे नॉट हैव बीन एज बैड एज दैट बीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स इन द साउथ अफ्रीका। हमारे देश के रिश्ते उतने भी बुरे नहीं हैं, चाहे कास्ट सिस्टम को लेकर लो, चाहे आप अलग अलग जो प्रजातियां हैं, जनजातियां, उनको देख लो, जितने बुरे रिश्ते कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। हर जगह लोगों के पास, लोगों के जो है ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं, रुचि अलग अलग चीज़ों में हो सकती है, वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, हो सकता है लोकतंत्र में हो या फिर ना। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स, इसीलिए हर एक देश को इन बेसिक रूल्स की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारा क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। दिस अप्लाई नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, वो सिर्फ सरकार के ऊपर लागू नहीं होता है। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन, कोई भी संगठन, सब अपना कानून बनाना चाहते हैं। इट कुड बी अ क्लब इन योर एरिया, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी और अ पॉलिटिकल पार्टी, दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे वो आपके घर के बगल का क्लब हो, कुछ भी हो, हर जगह नियम कायदे कानून बनते हैं, ठीक है। हर जगह अपना संविधान होता है, ठीक है। आपके घर के भी कुछ कायदे कानून होंगे, कोई बाहर से आएगा पटाख से पैर पे गिर जाता है, ठीक है, जो नहीं गिरा तो हम उसको गिरा देंगे, ऐसे पेरेंट्स कहते नहीं हैं, बट मार खा जाते हैं। रिस्पेक्ट करने का है आपके घर में प्रथा है, सिखाया गया, ठीक है। चलिए
Thus, the constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living together in the country. Constitution is the supreme law that determines the relationship among the people living in a territory and also the relation between the people and government. A constitution does many things. संविधान क्या करता है, जो लोग साथ में रह रहे हैं उनके बीच में समन्वय बनाता है, और वो संविधान क्या है, एक रिटन रूल की बुक है जिसको सभी लोग मानते हैं, हर एक नागरिक मानता है जो उस देश से जुड़ा हुआ है, उस देश में रहता है, देश का खाता है, देश का पीता है. First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary in different kind of people to live together. अगर अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रह रहे हैं तो उनके बीच में विश्वास की बहुत आवश्यकता है, और विश्वास कौन दिलाता है, हमारा संविधान. ठीक है, आज भी कोई लड़ाई होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कोर्ट केस करते हैं ना. ठीक है, सब थोड़ी ना ऐसा ही है कि लड़ाई हुई तो चलो AK-47 निकालते हैं, फिर गाना गाओ AK-47 दो गाड़ी सबको लेके मारते हुए चले जाओ. हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, वहीं पहुँचे. Second, it specifies how the government will constituted who will have the power to take the decision. अब ये भी पता चलता है कौन सत्ता में रह सकता है, कौन फैसले ले सकता है और कैसे फैसले ले सकता है, सरकार कैसे काम कर सकती है, ये सब भी संविधान बताता है. थर्ड, इट लेज डाउन द लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर. और ये क्या है, जो पावर में है उनकी भी पावर को लिमिट करता है, ऐसा नहीं अनलिमिटेड जो मना है वो करें. ठीक है, कोई भी उनके खिलाफ बोले जेल में जाओ, तुमने बोल दिया जेल में जाओ, तुम भी बोल रहे हो जेल में जाओ, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है, वो पावर भी लिमिट करनी चाहती है और लोगों के अधिकार भी पता चलते हैं आम नागरिकों को. फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. और वो लोगों को सिखाता है एक अच्छे समाज की व्यू रचना करने में, एक अच्छी सोसाइटी का रचना करने में, हमारे सभी के बीच में समन्वय बिठाने. ऑल द कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरी डेमोक्रेटिक. जितने भी देश हैं जिनके पास संविधान है वो जरूरी नहीं वो लोकतांत्रिक हो. ठीक है, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन एक बात कंपलसरी जान लीजिए, जितने भी देश लोकतांत्रिक हैं उनमें संविधान होना कंपलसरी. आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द ग्रेट ब्रिटेन एंड अमेरिका गेव देमसेल्फ अ कॉन्स्टिट्यूशन. एक युद्ध हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, अमेरिका ने किया था, और उसके जीतने के बाद उनने भी अपने यहाँ संविधान बनाया था. आफ्टर द रिवोल्यूशन द फ्रेंच पीपल अप्रूव्ड अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. फ्रांस में जो परिवर्तन आया, आपने पढ़ा फ्रांस में 16 रूलिंग से लेकर सारा कुछ आपने देखा, वहाँ पे भी संविधान बना, लोकतांत्रिक देश बना. सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस इन ऑल डेमोक्रेटिक टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. और जब से फ्रांस ने ये चीज़ें अपनाई हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, तब से एक चलन बन गया है. जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उन सभी लोकतांत्रिक देश में आपको संविधान ज़रूर मिलेगा, संविधान देखने को मिलेगा, तो संविधान बनाया जाता है. क्लियर? हेलो, यस सर. ये मीटिंग जो है 1 मिनट में ऑफ होने वाली है. ठीक है, तो हम नहीं चाहते हैं कि आपका 1 मिनट का भी नुकसान हो, क्योंकि 10 मिनट तो हमने खुद लगा दिए थे PDF ढूंढने के. तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इस मीटिंग को फिर से एंड कर रहा हूँ, आप फिर से ज्वाइन करें. जब तक 12 मिनट और नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तब तक ख़त्म नहीं होगा. ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, फटाफट ज्वाइन करिए. क्लियर? यस सर. हम वेट कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि हमारा नेक्स्ट क्लास है. ठीक है, ओके सर. ओके ओके. तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बनाने की बात कर रहे हैं. लाइक साउथ अफ्रीका की तरह इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑल्सो ड्रॉन अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस. भारत का संविधान भी बनने के लिए हमारे नेताओं को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े. आप कहोगे सर पापड़ बेलने में क्या आसानी है? पापड़ बेलना मतलब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जलियांवाला बाग जैसा कांड हुआ जहाँ पे लाखों की संख्या में किसान मरे. ठीक है, आपके कहीं नहीं जाने की जरूरत है. आप रायबली में टूटा पुल की जहाँ बात करते हैं, भारत माता मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे भी 50,000 किसान कम से कम मरे होंगे, जो कि अपनी एक जनसभा करके वापस जा रहे थे, बम लगा के पुल उड़ा दिया गया, चारों तरफ से गोली चलवा दी गई. आप समझ सकते हो, पापड़ नहीं, यहाँ इंसान मार खाए. ठीक है, आगे बात करते हैं. तो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, बहुत कुछ खो करके हमने अपने संविधान को बनाया. द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर. हमारा भारत जैसे देश में जहाँ पे आपको कितने वर्ग मिलेंगे,
हिंदू, मुस्लिम। मुस्लिम्स में सिया, सुन्नी। हिंदू में क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अब उसके अंदर भी सब सब वो हैं, मतलब कि और भी ग्रुप्स बने हुए हैं। फिर केरला साइड चले जाओ, कन्नड़। फिर वो साउथ इंडिया में आप असम साइड चले जाओ उधर। फिर उसके बाद जैनिज्म, बुद्धिज्म। बुद्धिज्म के अंदर भी कुछ आई थिंक सो उस दिन कल बता रहे थे 8 या 10 ठू उसके भी ब्रेकिंग है। तो जो माय गॉड, अफ्रीका में सिर्फ 2 ही थे, वाइट और ब्लैक, और यहाँ पे बहुत सारा डाइवर्जन। ऊपर से क्रिश्चियन भी आ गए, फिर उसके बाद पारसी आ गए। अरे क्या बताएं, गोकुल धाम हो गया है, सारे वो धर्म के लोग आ गए। ठीक है, चलिए। तो बंगाली है, और मतलब कहीं देखो एनी वो एक शो आता रहता है, क्या है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें दिखाते नहीं गोकुल धाम में से हर एक। तो वो तो थोड़े ही दिखा पाए, अब वो बेचारे क्या करें, कितना अंदर घुसेड़े। ठीक है, नहीं तो समझ लो कितने सारे तरह के लोग रहते हैं देश में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये बुरा है, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना प्रॉब्लम है उन सभी के बीच में समन्वय बिठाना। ठीक है, हर एक के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। आइए देखते हैं। तो संविधान बनाना एक बहुत आसान टास्क नहीं था। एट दैट टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट दैट टू दैट सिटीजन। उस समय भारत के लोगों को नागरिक समझा ही नहीं जाता था, मूली गाजर समझा जाता था। इसे जितना सलाद काटा जाता है उस तरह इंसान काटे जा रहे थे। लाला लाजपत राय लाठी खा के मरे थे, आपको पता हो। भारत के आज़ादी में सिमन गो बैक करके उन्होंने एक आंदोलन चलाया था, और वहाँ पे पुलिस ने लाठियाँ बरसाई थी और अस्पताल गए, उनकी डेथ हो गई। अब ये समझ सकते हो कितनी बुरी कंडीशन थी भारत की। तो यहाँ को लोगों को नागरिक माना ही नहीं जा रहा था। ठीक है, द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजियस डिफरेंसेस। और सबसे बड़ी चीज़, संविधान बनाने की पहले ही धर्म के बेसिस पे देश का विभाजन हुआ था। अब ये टकराव बन गया था हिंदू और मुसलमान के बीच में। हिंदू चाहते थे कि मुस्लिम जाएं, बहुत से ऐसे हिंदू कट्टर हिंदू थे, वो चाहते थे कि हाँ नहीं मुस्लिम सब चले जाएं, हमारा एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है? हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है, आपको पता है हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है। आप कहोगे सर क्या फर्जी बात करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी के साथ साथ और कई सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, भोजपुरी है, उर्दू भी बहुत से लोग बोलते हैं, तमिल है, तेलुगु है। भाषा की भरमार पड़ी है, थोड़ी बहुत भाषा है। तो इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि सबके बीच में समन्वय ही नहीं बैठेगा। अब आप सोचो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आप कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो? संस्कृत को छोड़ दो, संस्कृत 2 ही क्लास तक पढ़ते हो, बंद कर देते हो। कितने सब्जेक्ट पढ़ते हो आप लैंग्वेज के? आप हिंदी पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो। अगर हम संस्कृत को भी गिन लेते, संस्कृत पढ़ते हो। अब जो बच्चे हिंदी जिनको नहीं आती, अब उनको सोचो क्या क्या पढ़ना पड़ता है। हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपने वो कर दिया, राष्ट्रभाषा कर दी, तो हिंदी भी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे, फिर अपनी क्या कहते हैं जो रीजनल भाषा उसको पढ़ेंगे, फिर संस्कृत फ्रेंच जो पढ़ना चाहें वो पढ़ेंगे। 4 सब्जेक्ट, 4-5 सब्जेक्ट, अगर एक संस्कृत फ्रेंच दोनों पढ़ने की इच्छा हो गई, इच्छा है बच्चे के अंदर, तो 5 सब्जेक्ट तो खाली वो भाषा के ही हो गए। भाषा के ऊपर उसने PhD कर दी, ये हाल है। आप सोचो, अब आपको संस्कृत के 4 श्लोक याद करने रहते हैं, पूरा आपके शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं, और 5-5 भाषा जिसको तैयार करनी रही, उसकी हालत क्या होगी जरा सोचिए। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ भी नहीं। और उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि संविधान बनते समय सबसे बड़ा ट्रॉमा था, क्योंकि दोनों के बीच में बहुत मतभेद हो गए थे। आपको भी पता हो, जिस समय पार्टीशन हुआ था, भारत से और पाकिस्तान से ट्रेनें चल रही थी माइग्रेशन के लिए। जो लोग पाकिस्तान आना चाहें चले जाएँ, जो हिंदुस्तान में आना चाहें वो चले आएँ। ठीक है, और उसमें आपको जानकर आश्चर्य हो जाएगा कि वहाँ पे इंसान नहीं जा रहे थे, लाशें जा रही थी, कटे हुए गले जा रहे थे, अधर शरीर पड़ा रहता था। ठीक है, और मेनी ऑफ द गर्ल्स आर बीन रेप्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। तो आप समझ सकते हो कितनी वर्स्ट कंडीशन थी। और उस समय पर हमारे संविधान का भी गठन करना कितनी बड़ी जिम्मेदारी का काम जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहेब अम्बेडकर को दिया था। समझ में आया आप लोग? हेलो, ये भूमिका इसलिए बांध रहे हैं कि हम लोग को लगता है बड़ा हमारा संविधान बड़ा आसान था। क्या था, वो लोग 4 फालतू लोग एक तरफ बैठ के अपना सोच विचार के बना दिए। नहीं, बहुत
मेहनत लगी उसके लिए, बहुत कुछ देखा, महसूस किया, ऑब्जर्व किया, तब जाके संविधान बना। द कंट्री वॉज born थ्रू अ पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। दिस वॉज द ट्रॉमिक एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। बहुत से लोगों के दिमाग खो गए, जिनके बच्चे सामने मार दिए गए हों, जिनके घर के लोगों को सामने कत्ल कर दिया गया हो, उनकी घर की बेटियों के साथ रेप कर दिया गया हो, तो उनके घर की हालत सोचो, देश के नागरिकों की हालत ख़राब हो गई, बहुत बड़े ट्रॉमा में चले गए थे। समझो मरने जो लोग मर गए थे हार्ट अटैक से, उनके लिए आराम था, लेकिन जो बच गए थे ना, वो पूरे लाइफ स्ट्रगल को याद करके आज भी रोने लगते हैं। और इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की कुछ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी गवर्नमेंट की नहीं थी। उस समय कोई भी उसको रोक नहीं सकता था, क्योंकि उस समय जब अंग्रेज़ों ने हमको आज़ाद किया था, ना हमारे पास सेना थी, ना हमारे पास पर्याप्त आर्मामेंट्स थे, बंदूकें थी कि हम उनको रोक सकें। और ये सब किया किसके द्वारा गया था? दोनों पक्ष के कट्टरपंथियों के द्वारा, चाहे मुस्लिम साइड से हो चाहे हिंदू साइड से। मैं किसी एक को दोषी नहीं बता रहा। एटलीस्ट 10 लाख पीपल्स वर किल्ड बोथ साइड, 10 लाख लोग मारे गए, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। और इसकी गिनती एग्जैक्टली कुछ नहीं हुई थी, सब डेटा ऐसा था जो चेंज किया जा सकता था। 10 लाख लोग मारे गए थे दोनों तरफ से, इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, वायलेंस की वजह से। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, दूसरी बड़ी दिक्कत थी। ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स of princely states to decide whether they wanted to merge for India or with Pakistan or remain independent। और दूसरा बड़ा सबसे दिक्कत था, कई सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट जैसे हैदराबाद है, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, इन दोनों का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि आजकल न्यूज़ चैनल पे इनका ज़्यादा आपका डिस्कशंस देखने को मिलता है, क्लियर, तो इसलिए इनका बता रहे हैं। तो ये इस तरह के जो राज्य थे, इस तरह के जो एरियाज थे, वहाँ पे इनको डिसाइड करने कहा गया कि आप डिसाइड करिए, आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, या आप खुद आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वो भी एक दिक्कत है, क्योंकि हमको अपने देश में प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ना था। अब हैदराबाद जो आपका है, अगर नक्शे में आप देखेंगे बीचों बीच पड़ता है देश, अगर देश बनता तो आए दिन हमको प्रॉब्लम रहती, चारों तरफ तो बॉर्डर उसी हैदराबाद का है। अब एक छोटा सा पटाखा भी भेज देंगे तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमें पता रहे नहीं है कि वो बम है कि पटाखा है। समझ में आया? हेलो, यस सर। तो इस वजह से वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड, अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स वॉज अ डिफिकल्ट एंड अनसर्टेन टास्क। और इन राज्यों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल था, कैसे जोड़ना, ठीक है। When the constitution was being written, जब संविधान लिखा जा रहा था, the future of the country did not look as secure as it's today। आज जिस तरह में भारत का भविष्य सुरक्षित लगता है, उस तरह भविष्य तब सुरक्षित नहीं था जब संविधान लिखा जा रहा था। Anxieties about the present and the future of the country, लोग डरे हुए थे देश के भविष्य के लिए और देश के प्रेजेंट के लिए, आज के और भविष्य के दोनों के लिए लोग डरे हुए थे। अब यहाँ पे पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कंटिन्यू करेंगे। बगल में हमारे कुछ विशेष लोगों की फ़ोटोज़ दी हुई हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं। क्या है? वल्लभ भाई जवेरी भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की जा रही। बॉर्न गुजरात, इनका जन्म गुजरात में हुआ था। 1875 लेके 1950 तक ये थे। 1875 से 1950 के बीच, मतलब कि 1875 में स्ट्रगल इनने देखा था, स्ट्रगल को इनने सफ़र किया था। फिर मिनिस्टर ऑफ होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन इंटरिम गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, जो कि मुश्किल से 3 साल के लिए थी, 47 से लेकर के 50 तक, जब तक हमारी संविधान नहीं बना। उसके बाद चुनाव हुए, फिर नई सरकार आई। उस इंटरिम गवर्नमेंट में ये क्या थे? मिनिस्टर ऑफ होम थे, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर थे। लॉयर एंड अ लीडर ऑफ बरदोली पीजेंट सत्याग्रह, वो थे, कानूनी कह रहे, वकील थे, और साथ ही साथ क्या थे? बरदोही पीजेंट जो हुआ था, वहाँ बरदोली में जो सत्याग्रह हुआ था, उसके लीडर थे, प्रमुख थे। प्लेड अ डिसिसिव रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट, लेटर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और ये जो है, इन्हें बहुत बड़ा काम किया था। इन्हें हैदराबाद जैसे जो देश
थे वो बन रहे थे उस समय, वो चाह रहे थे कि ना इंडिया के साथ जुड़ना ना पाकिस्तान के साथ जुड़ना, उनके नाक में दम कर दिया था। कैसे? चारों तरफ से बाउंड कर दिया, पानी तक नहीं जा रहा, लोग डर के मारे गए नहीं नहीं अब इंडिया के साथ जुड़ेंगे। इस तरह से इनने कड़े कदम उठा करके कई सारे प्रिंसली स्टेट को भारत में जोड़ने का काम किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज भी इनको लौह पुरुष कहा जाता है, क्योंकि इनके ही काम की वजह से ही बहुत सारे जो राज्य आज देश होते वो आज हमारे देश के राज्य बन पाए। समझ में आया? नहीं तो Yes, sir. Yes, sir. नहीं, हमको यहाँ से हैदराबाद जाने के लिए वीज़ा और पासपोर्ट दोनों की व्यवस्था करनी पड़ती, ये हाल रहता। अब्दुल कलाम आज़ाद बॉर्न इन सऊदी अरेबिया, इनका जन्म सऊदी अरेबिया में हुआ था। एजुकेशनिस्ट, ऑथर एंड थियोलॉजियन, स्कॉलर ऑफ अरबिक, कांग्रेस लीडर, एक्टिव इन नेशनल मूवमेंट, अपोज मुस्लिम सेपरेटिव पॉलिटिक्स, और ये बहुत बड़े नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के नेता थे। क्यों थे? क्योंकि उस समय पर लोग जहाँ पर कांग्रेस की जगह मुस्लिम को सपोर्ट कर रहे थे, जो मुस्लिम्स थे वो मुस्लिम लीग को सपोर्ट कर रहे थे। उस समय उनने इस तरह की सेपरेटिस्ट विचारधारा को अपोज करने का काम किया। एक बहुत बड़ा कार्य है इस तरह की विचारधारा को अपोज करना, और ये भी स्ट्रगल को देखे थे, भारत के स्ट्रगल को देखे थे बिफोर इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट जो है हमारे कौन है? टी कृष्णमाचार्य, बॉर्न इन तमिलनाडु, जन्म इनका तमिलनाडु में हुआ था। मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी जो संविधान बनाने वाली कमेटी थे उसके मेंबर थे। अध्यक्ष तो जो थे आपको पता ही है कौन थे भाई गायत्री जी? Yes, sir. अध्यक्ष कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? संविधान बनाने वाली जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, है ना अनुष्का? Yes, sir. सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना अध्यक्ष ड्राफ्टिंग कमेटी की? No, sir. फिर कौन था? Sir, भीमराव अम्बेडकर. हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर थे उसके अध्यक्ष। चलिए, अध्यक्ष एक तरह से हम चेयरमैन थे, ठीक है, मीन्स कि वो हेड कर रहे थे उस पूरे कमेटी को। आइए अब इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, आप लोगों को आराम देते हैं और छुट्टी देते हैं। कल नहीं, परसों भी नहीं, कल क्या है? सैटरडे, परसों है संडे, परसों मिलेंगे। हाँ, परसों मिलेंगे। जो भी डाउट रहा करें, हम आपसे हाथ जोड़कर आपसे अनुरोध करते हैं, प्लीज़ हमसे पूछा करें। जो लोग पूछते हैं, मैंने अगर किसी को नहीं बताया है तो हमें बताएं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। ओके, गुड बाय, टेक केयर। Goodbye, sir. बाय बेटा, Bye, sir. बाय बाय बाय।